आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन के घटक। पिछली बार हमने पढ़ा था भोजन के बारे में, भोजन हमें कहाँ से मिलता है। अगर आपको ध्यान हो तो इस दुनिया के अंदर केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो भोजन बना सकते हैं। बाकी सभी जीव तथा जंतु पौधों के ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए। और पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि हम पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं। तो आपको याद होगा कि हम पौधे के सभी भाग खाते हैं, किसी पौधे का कोई भाग, अन्य पौधे का कोई दूसरा भाग, इस प्रकार। उसके अलावा हमने देखा था कि खान पान के आधार पर किस तरह का कोई जीव खाना खाता है, उसके आधार पर हमने जीवों को वर्गीकृत किया था। वो वर्गीकरण क्या था? शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये सब ध्यान होगा और आपने जो गृह कार्य दिया गया था उसको कर लिया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे भोजन के घटक। जो भोजन हम खाते हैं उसके घटक क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं, इन सब का अध्ययन हम आज के इस पाठ में करेंगे। ये कक्षा 6 का विज्ञान का दूसरा पाठ है, नाम है भोजन के घटक। एक बार फिर हम जानते हैं भोजन होता क्या है। तो शरीर को ऊर्जा, ताकत व पोषण प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, उन्हें हम भोजन कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि शरीर को ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, पोषण चाहिए, और इन सब की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और इन सबको प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ जो होता है उसे हम भोजन कहते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है इस भोजन के अंदर ऐसे कौन कौन से घटक हैं, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो हम आते हैं भोजन के घटक पर। तो भोजन के वे घटक जो शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। घटक का अर्थ होता है कि भोजन किन किन चीजों से मिलकर बना है, ऐसी चीजें जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो मुख्य घटक जो भोजन के हैं या जो पोषक तत्व हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और रुक्षांश। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से भोजन से, कौन से खाद्य पदार्थों से हमें ये घटक या ये पोषक तत्व मिलते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, अर्थात किसी भी पोषक तत्व का हमारे शरीर में क्या महत्व है। हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम ऊर्जा देना है। इसके अलावा यह शरीर की अन्य बहुत सारी क्रियाएं होती है जिनके अंदर ये सहायक है। दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसे कुछ एंजाइम्स बनते हैं जो कि केवल कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही बनते हैं। तो दिमाग के निर्माण के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आता है दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ऑफ आवर बॉडी, अपने शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक। ये काम करता है शरीर निर्माण का। आप ध्यान दीजिए, जब हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर भी बढ़ रहा है। तो इस शरीर के बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान प्रोटीन का है। चाहे किसी भी प्रकार की कोशिका हो, उनको बनाने में प्रोटीन का ही योगदान है। उसके बाद आती है वसा। वसा भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा देती है और कई अन्य क्रियाओं में भी ये सहायक है। जैसे विटामिन, कुछ विटामिन वसा के अंदर विलेय होते हैं, कुछ पानी में होते हैं। तो वसा विटामिन्स को घोलकर शरीर के उपयोग के लायक भी बनाती है। तो वसा का काम ऊर्जा के अलावा भी बहुत है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दो ऐसे पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन मुख्यतः ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन वस्तुओं से या किन खाद्य पदार्थों से मिलता है। उसके बाद है खनिज लवण। खनिज लवण शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं में सहायक होते हैं।
जैसे कि मजबूत दांतों के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए। इनके अगर मैं आपको नाम बताऊं, कैल्शियम है, लोहा है, आयरन जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने सुना हो तो डॉक्टर भी कई बार हमें दवाई देते हैं कि आयरन की कमी है, आयरन की कमी है या खून की कमी है। खून की कमी का अर्थ क्या होता है कि शरीर के अंदर आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी होने से क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के रखता है। तो बहुत सारे खनिज लवण हैं जो अपने शरीर के विभिन्न कामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद विटामिन आते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, के आदि। ये विटामिन के नाम हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के मुख्य कार्य जो है रोग से बचाना और शरीर को स्वस्थ रखना। विटामिन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, बचाने का और स्वस्थ ऐसे रखते हैं कि इनकी कमी से कुछ रोग हो सकते हैं। तो विटामिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। उसके बाद आता है रुक्षांश। रुक्षांश अपने आप में कोई पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन ये भोजन के पाचन को आसान बनाता है। रुक्षांश जिसे हम इंग्लिश में फाइबर भी बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं, ये शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है, जिससे वो पाचन आसानी से हो पाता है, शरीर उसको आसानी से पचा पाता है। इनके अलावा एक और पोषक तत्व है जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया, उसका नाम है पानी। पानी अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, शरीर के अंदर जो वेस्ट पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। पसीने के रूप में पानी बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। तो पानी का शरीर के अंदर बहुत बड़ा योगदान है पोषक तत्व के रूप में। तो ये सारे पोषक तत्व थे जो हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए, और यहाँ हमने पढ़ा कि देखा कि वो क्या क्या काम आते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अभी तक हमने जाना कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः शरीर में ऊर्जा के लिए प्रयोग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अर्थ है वो पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट लगभग वो पदार्थ होते हैं जो इस संसार में, इस दुनिया में मीठे होते हैं और जो पानी में घुल जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं भी घुलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं शर्करा से। शर्करा मीठी होती है, शर्करा के कई अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं मंड व शर्करा। मंड को इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, शर्करा को इंग्लिश में शुगर बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। अपना भोजन जो होता है उसका एक मुख्य पोषक तत्व है, शरीर को ऊर्जा देने के काम आते हैं। अब बात आती है घटक के लिए परीक्षण की। अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, हम परीक्षण कर सकते हैं। क्या किसी भोजन के अंदर या किसी खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन है या वसा है, इन सब के लिए अलग अलग परीक्षण है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन के विलयन के साथ किया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा के साथ किया जाता है। ये परीक्षण जब हम विद्यालय में मिलेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तीसरा है वसा या फैट के लिए प्रोटीन परीक्षण। वसा का परीक्षण आप घर पे भी कर सकते हैं। किसी पदार्थ के अंदर वसा है या नहीं कैसे पता लगाएंगे? कोई भी एक कागज लीजिए, आपकी कोई पुरानी कॉपी हो, पेज भरा हुआ जो बेकार हो गया, वो पेज लीजिए, उसके अंदर उस पदार्थ को रखिए और उसको हल्के से कूटिए, इस तरह से कि वो कागज फट ना जाए। और फिर अगर वो कागज वहां से चिकना हो जाता है, तेल जैसा उसके कुछ लग जाता है, तो मतलब उसके अंदर वसा है। जैसे कि अगर हम मूंगफली को कागज के अंदर रखकर थोड़ा सा पीसेंगे तो वो तेलीय हो जाएगा, जो हमें यह बताता है कि वसा है। अगर यही काम हम गेहूं के साथ करेंगे तो उसके अंदर ये चिकनापन नहीं आएगा, जो हमें यह बताता है कि गेहूं के अंदर वसा नहीं है। नेक्स्ट है शरीर के लिए पोषक तत्वों का महत्व। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शरीर को ऊर्जा, मरम्मत और वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा कार्य है आपके लिए, आप पता लगाएंगे। रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, सूखा टुकड़ा लेना है। सूखा मतलब सुखाकर नहीं,
किसी चीज़ के साथ नहीं लगाना है, ना सब्जी के साथ, ना घी के साथ, ना चीनी के साथ। रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, उसे बहुत देर तक चबाइए, निगलना नहीं है, उसको केवल अपने मुंह के अंदर चबाना है। उसके बाद आप मुझे बताना कि उसका स्वाद कैसा था, क्या वो खट्टा था या क्या वो मीठा था या वो बिल्कुल बिना स्वाद के था। उसके बाद आपको मुझे कुछ पदार्थ बताने हैं जो कि स्वाद में मीठे होते हैं और ऐसे पदार्थ भी जो खट्टे होते हैं आपके घर से ही, और ये सब आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों के स्रोतों की। पोषक तत्वों के स्रोत अर्थात ये जो पोषक तत्व हमने अभी पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमें किस किस खाद्य पदार्थ से मिलते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो भोजन है वो हमें पेड़ पौधों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पोषक तत्व हमें पौधों से और जंतुओं से दोनों से मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से पोषक तत्व किस खाद्य पदार्थ से मिलते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जितने भी अनाज होते हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ फल में, सब्जियों में, जैसे कि शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, ये सब आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आप देखिए, चाहे कैसा भी भोजन हो, हम गेहूं, चावल, बाजरा या कोई ना कोई अनाज जरूर खाते हैं, क्योंकि उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन से अनाज के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो गेहूं का आटा होता है उसके अंदर लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। जो चावल है उसके अंदर 78 78% कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जो दूध है, दूध में भी 15% कार्बोहाइड्रेट होता है। गाय के दूध में 4% होता है। तो भैंस के दूध और गाय के दूध में भी फर्क होता है। तो ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद हम चलते हैं वसा के ऊपर। वसा हमें दो स्रोतों से मिलती है, मुख्यतः पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप मतलब जो पौधों से अपने को वसा मिलती है। जो भी खाने में चिकनी चीज होती है, जिसके अंदर चिकनाई होती है, वो लगभग वसा होती है। तो कोई तेल, ऐसी कोई भी चिकनी चीज है उसके अंदर वसा मिलेगी। तो सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली है, अखरोट हो गए, तिल, बादाम, इन सब के अंदर वसा होती है। वसा के जंतु स्रोत, अगर आप बता सकते हैं जो हम घी खाते हैं वो हमें कैसे मिलता है। हाँ, आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि दही को बिलोकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, उससे घी बनता है। तो ये दही और लस्सी हमें कहाँ से मिलती है? दूध से। और दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, चाहे गाय, भैंस, बकरी, आप कुछ कहें, ये एक जंतु उत्पाद है। तो ये स्रोत है वसा के। इसके अलावा अंडा, मछली या मांस, इनके अंदर भी वसा प्रचुर मात्रा में होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक था? शरीर के निर्माण के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। जितनी भी दालें हैं, चने की दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है। उसके अलावा मटर या कुछ सब्जियों के अंदर भी प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन के पादप स्रोत है, यानी कि ये चीजें हमें पौधों से मिलती है। तो जंतुओं से मिलने वाला प्रोटीन मांस से मिलता है, मछली से मिलता है। पनीर में बहुत प्रोटीन होता है। अंडे में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के लिए हमें चाहे पादप स्रोत से ले चाहे जंतु स्रोत से ले, हमें प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। अब हम आते हैं विटामिन के ऊपर। सबसे पहले विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन ए का क्या फायदा है, विटामिन बी के क्या लाभ है, क्या कार्य है, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम इनके स्रोत देख लेते हैं। तो विटामिन ए हमें मिलता है मुख्यतः दूध से, मछली का तेल, गाजर, आम,
पपीता, टमाटर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन ए के बाद विटामिन बी। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, ऐसे करके बहुत तरह के विटामिन बी है जो हम आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो विटामिन बी हमें किससे मिलता है? हमें बाजरा, मूंग, दूध, लीवर कई मछलियों के लीवर या कई मछलियों के तेल के अंदर विटामिन बी होता है। तो ये सारे अच्छे स्रोत हैं विटामिन बी के। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी उन सभी खाद्य पदार्थों में मिलेगा जिनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे कि संतरा, नींबू, टमाटर, आंवला, मिर्च और अमरूद। अमरूद भी विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन सी के बाद हम आते हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी हमें मिलता है दूध से, मक्खन से, मछली, अंडा और यकृत से। इसके अलावा विटामिन डी हमारा शरीर भी बना सकता है धूप की उपस्थिति में। तो हमें अपने शरीर को धूप भी पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए ताकि विटामिन डी का निर्माण हो सके। तो ये सब हमने पढ़ा विटामिन के स्रोत। इसके बाद हम चलते हैं खनिज लवण पर। खनिज लवण मुख्यतः आपके सामने लिखे हैं, आयोडीन, फास्फोरस, लो कैल्शियम। इनके अलावा भी और खनिज लवण होते हैं, लेकिन मुख्यतः यही है जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन शरीर की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। आयोडीन की कमी से गाइटर या घेंगा नाम का एक रोग भी होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संपूर्ण वृद्धि के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन हमें मिलता किससे है? आपने टीवी पर ऐड भी देखी होगी, आयोडीन युक्त नमक। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का स्रोत हमारे लिए वो नमक है जिसके अंदर आयोडीन मिला हुआ होता है। दूसरा, जो भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो भी फल मिलते हैं या जो भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं उन सब के अंदर आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा सेलफिश है या मछलियाँ हैं, उनके अंदर भी आयोडीन पूरी मात्रा में होती है। आयोडीन के बाद हम बात करते हैं आयरन की। लोहा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। लोहा आवश्यक है हमारे शरीर के अंदर खून के लिए। खून के अंदर एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ सारे शरीर में लेकर जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन हमें मिलता है सेब से, लीवर से, पालक से और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सबसे अपने को आयरन मिलता है। इसके अलावा आयरन हमें गुड़, शक्कर व अगर लोहे के बर्तन में कोई खाना पकाया जाता है वो खाना जो बनेगा लोहे के बर्तन में, उसके अंदर भी आयरन की मात्रा या लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी। लोहे के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमें दूध, अंडे आदि से मिलता है। कैल्शियम बादाम के अंदर भी होता है। कैल्शियम जरूरी है अपनी हड्डियों के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए और दांतों के लिए। इसी प्रकार कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी शरीर के अंदर दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। फास्फोरस हमें दूध, केला, बाजरा, हरी मिर्च आदि जैसे खाद्य पदार्थों से मिलता है। सब पोषक तत्वों की बात करने के बाद अब बात आती है संतुलित आहार की। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद हो। संतुलित आहार निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। तो सारे पोषक तत्व मतलब जितने पोषक तत्व हमने अभी तक पढ़े वो सारे पोषक तत्व हमारे आहार के अंदर सम्मिलित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम सुबह खा रहे हैं तो सुबह के भोजन में ही सारे पोषक तत्व हो, लेकिन हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि एक दिन के अंदर हम लगभग सभी पोषक तत्वों की जितनी मात्रा शरीर को चाहिए उतनी उस भोजन से हमें मिल जाए। और कोई एक तरह का भोजन अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। कोई ऐसा भोजन नहीं है जिसके अंदर सारे पोषक तत्व हो। तो हमें सभी तरह के आहार लेने चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि अपने घर में क्या होता है कि हम बोल देते हैं नहीं हमें घिया नहीं खानी, पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी है। जितनी हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं।
दूध को लगभग संपूर्ण आहार माना गया है। दूध के अंदर लगभग पोषक तत्व होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अकेले दूध से ही काम चल जाएगा। तो हमें दूध भी पीना चाहिए और हर तरह की सब्जी बदल बदल कर बारी बारी खाना चाहिए। इसके अलावा दाल, रोटी, चावल, जितने भी आहार हैं वो हमें खाने चाहिए। इन सब के अंदर पोषक तत्व है, और ऐसा आहार जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हों, सभी विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब बात आती है आयु वर्ग और संतुलित आहार का क्या लेना देना है। आयु के अनुसार अपना आहार भी बदलना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसे शरीर वर्धक आहार भी कहते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अपना आहार बदल लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बदल जाती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, बुजुर्गों के लिए हम ज़्यादा वसा वाला आहार नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं रहता। तो आयु वर्ग के अनुसार भी हमारा आहार बदलता रहता है। उसके बाद पकाना, संतुलित आहार और पकाना। पकाने का अर्थ है कि जो हम भोजन है उसको किस तरह से पकाते हैं। कई बार क्या होता है कि भोजन को बहुत ज़्यादा पकाने से उसके विटामिन्स, उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम सब्जियों को काट कर धोएं, छील कर धोएं, काट कर धोएं, तो उनके बहुत सारे विटामिन्स, पोषक तत्व है वो पानी के साथ बह जाते हैं। अगर मान लो हमने चावल को बहुत ज़्यादा धो दिया तो भी उसके पोषक तत्व निकल जाते हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें आहार बनाते समय ये देखना चाहिए कि कब हम उनको धोएं, कब हम इनको पकाएं। अब बात आती है संतुलित आहार और कच्ची सब्जी। कच्ची सब्जी का अर्थ है कि हमें कई सब्जियां कच्ची भी खानी चाहिए, जिससे उनके पोषक तत्व बिल्कुल भी नष्ट नहीं होते। अपने को रफेज यानी कि फाइबर, वृक्षांश अच्छी मात्रा में मिलता है। एक बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पौधे हैं, पौधों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ है उनके अंदर वृक्षांश प्रचुर मात्रा में होता है। जंतुओं से जो पदार्थ हमें मिलते हैं उनमें वृक्षांश नहीं होता है। कुछ सब्जियां जैसे कि गाजर हम कच्ची खा सकते हैं, खीरा हम कच्चा खा सकते हैं, ककड़ी, टमाटर, बहुत सारी सब्जियां हैं जिसे हम कच्ची खा सकते हैं। तो हमें कुछ सब्जियां कच्ची भी खानी चाहिए। हमने ये देखा कि पोषक तत्व या संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो कुछ रोग भी होते हैं अगर पोषक तत्व हम लंबे समय तक ना लें, कमी रहे हमारे भोजन के अंदर, तो कुछ रोग हो जाते हैं। उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव का मतलब है कमी। कमी के कारण, अभावजन्य, अभाव से जो जन्मते हैं, तो ऐसे रोग, ऐसी बीमारी जो पोषक तत्वों की कमी के कारण या अभाव के कारण हो जाती है, उन बीमारियों को अभावजन्य बीमारी या अभावजन्य रोग कहते हैं। ये रोग किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना। अगर हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी है तो हमारी वृद्धि उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। कुछ रोग व विकृतियां आना, विटामिन्स की कमी से कमजोरी आ जाती है, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से। तो कुछ रोग होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हैं? अभी आप देखिए, विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता हो जाती है। जैसे कि इसके लक्षण होते हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो ये रोग है जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन बी 1 की कमी से एक बेरी नाम का रोग होता है। इसके अंदर दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। फिर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। इसमें मसूड़े से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। ये हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग है। इसके अंदर जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है, जिसके कारण वो मुड़ जाती है। उसके बाद है कैल्शियम अस्थियां यानी कि हड्डियों के लिए। दंत क्षय मतलब दांतों का कमजोर होना। ये दोनों रोग हैं जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसमें है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, घेंगा या गाइटर नाम का रोग होता है। गर्दन के अंदर होती है गाइटर ग्रंथि, जिससे ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। उनका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। लोहा, आयरन की कमी से
खून की कमी, जिसे हम अरक्तता कहते हैं, उससे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व थे जिनकी कमी से अपने को रोग हो सकते हैं, और इन रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ये सारणी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद मूल्यांकन है। आप जितने भी प्रश्न उत्तर स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको देखिए और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि जब तक हम अगले पाठ तक आते हैं, आप ये काम कर लेंगे और इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।